आखिर कौन दोनों में से ज्यादा पावरफुल है? तो आइए देखते हैं इन्हीं सब चीजों को। देखिए, आपको पता है कि हमारी कंट्री को गवर्न पार्लियामेंट में बैठे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। अब इस पार्लियामेंट में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा के मेंबर्स को लोग डायरेक्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करके उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवाते हैं। इन्हीं लोकसभा के मेंबर्स में से एक पर्सन ही प्राइम मिनिस्टर के पद को पाता है, और उसके लिए मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने में से किसे पीएम बनाना चाहते हैं। जबकि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वोट्स के साथ साथ स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को भी वोट्स से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर अपनी ही पार्टी के बाकी मेंबर्स में से कंट्री की अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हेड चुनता है। इन्हीं को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक साथ मिलाकर हम इसे कैबिनेट बोलते हैं। तो आप जो बार बार गवर्नमेंट टर्म सुनते हैं वो यही कैबिनेट होता है। इस कैबिनेट को हम एग्जीक्यूटिव आर्म भी बोलते हैं, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट किसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता, और वो अपने आप में ही इंडिया का हाईएस्ट ऑफिस है। वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड एग्जीक्यूटिव है और प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव है। जितने भी बिल्स या कोई नई पॉलिसी लाई जाती है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लाई जाती है, जबकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली ऐसी पॉलिसीज या कोई नया कानून बनाने के लिए बिल को नहीं लाता है। वो केवल बिल्स को लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद उन पर अपने सिग्नेचर करके उन्हें पास करता है। हालांकि किसी खास वजह से प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का यूज करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला सकता है। इसी वजह से पॉलिसीज में कोई दिक्कत होती है तो लोग प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वही तो गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर के पास किसी भी तरह की जुडिशियल पावर नहीं होती, जबकि प्रेसिडेंट के पास फांसी की सजा को रोकने की जुडिशियल पावर होती है। नेक्स्ट, मान लीजिए किसी कारण की वजह से गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। जबकि प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगे कि गवर्नमेंट अब आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो आखिर 1976 की नेशनल इमरजेंसी के लिए लोग इंदिरा गांधी को क्यों दोषी मानते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ही तो थी। देखिए, ये सच है कि उस समय भी इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिक्लेयर की गई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय इंडिया का प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी के एक कठपुतली का काम कर रहा था और इंदिरा गांधी से हेवीली इन्फ्लुएंस था। इसीलिए इंदिरा गांधी को 1976 की इमरजेंसी के लिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं। पावर की बात करें तो रियल सेंस में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का भी इंडिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन करवाने में और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाने में बहुत बड़ा रोल है। दोनों ही अपने आप में इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज हैं। पार्लियामेंट से दोनों के रिमूवल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, जिसके लिए केवल लोकसभा के मेंबर्स वोट करेंगे, और यदि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजॉरिटी वोट यानी 50% से ज्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स द्वारा पास किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा और उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ेगा। जबकि प्रेसिडेंट को केवल इम्पीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। ये इम्पीचमेंट का मोशन किसी भी हाउस से चालू हो सकता है, और यदि 66.6% यानी 2/3 से ज्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स ने इसे पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को भी रिजाइन करना होगा। एट द एंड अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले प्रेसिडेंट को रिमूव करना मुश्किल है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, इस चैनल के 90% व्यूअर्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब